वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोगों ने जो क्यूक्स रिवीजन का जो सीरीज है स्टार्ट किया, उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष का पार्ट 7। 1 से 6 तक ऑलरेडी इसके सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो पार्ट 7 है, आज भारत की स्वतंत्रता संघर्ष का ये लास्ट पार्ट है। टोटल इसमें 700 के अप्रॉक्स क्वेश्चन थे, उसको आज हम लोग कवर कर लेंगे। इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां। तो आइए अब आगे बढ़ते हुए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग 600 से बाद के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। 600 से पहले के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर है, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को हजारीबाग में गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे। तो 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था वो कौन थे? शिव कुमार और रामानंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिव कुमार और रामानंद। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए थे। तो ये श्री योगेंद्र शुक्ल को पटना लाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था। तो श्री जगत नारायण की पत्नी का नाम था श्रीमती राम प्यारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीमती राम प्यारी। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो ये उत्तर प्रदेश की बलिया में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बलिया। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, बलिया के साथ साथ एक सतारा में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो उसमें सबसे अधिकतम जो प्रभावित जिला था वो था मुंगेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। नेक्स्ट है हमारा कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान किस संदर्भ में मिला था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में ही जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान मिला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कि नीचे कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। तो बलिया में किया गया था, सतारा में भी किया गया था, हजारीबाग में नहीं, मेरठ में नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 तथा 2। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया हुआ है। अगर हम कथन की बात करते हैं तो कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रकाष्ठा थी। तो ये बिल्कुल सही है। और भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय की तकाजा थी। ये सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर जो है वो ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है हमारा कथन और कारक। कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। ये कथन कह रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कारण करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया। ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें एवं सही उत्तर नीचे के कूट से चयन करें। कथन कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ये बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। तो ये भी जिन्ना ने कहा था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने
दी वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव पैम्पलेट में था? तो पैम्पलेट में जो प्रस्ताव था वो था संवैधानिक गतिरोध का हल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। नेक्स्ट है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था? तो इनका जन्म उड़ीसा कटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कटक में। नेक्स्ट है कि वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तो आज़ाद हिंद फौज 1943 में जहां अस्तित्व में आई थी वो तत्कालीन माल्या था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्कालीन माल्या में। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आईएनए की स्थापना हुई थी 1942 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो कैप्टन मोहन सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहन सिंह। नेक्स्ट है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी? तो ये किए थे 21 अक्टूबर 1943 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 21 अक्टूबर 1943 को। नेक्स्ट है कि आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग की उपज थी और इसकी स्थापना 1942 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोहन सिंह। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये रंगून में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रंगून में। नेक्स्ट है कि किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशन आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? तो सक्रिय सहयोग दिया था रास बिहारी बोस ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये सुभाष चंद्र बोस के कथन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी मानसिक पुत्र था। तो किसका? यानी प्रीतम सिंह का और मेजर आइवाची फुजीवारा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 तथा 4 दोनों। नेक्स्ट है इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमा में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा वकीलों की अध्यक्षता की थी। वकीलों की अध्यक्षता किए थे भूला भाई देसाई ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूला भाई देसाई। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में किसने वकालत की थी? तो अगर किसने वकालत की थी पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा टीबी सप्रू। और लेकिन अगर पूछेगा किसने वकीलों की अध्यक्षता की थी तब आपका आंसर हो जाएगा भूला भाई देसाई ने। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनी थी 1941 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? तो ये किसको दिया गया था? राशिद अली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राशिद अली। नेक्स्ट है हमारा कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो आज़ाद हिंद फौज दिवस जो है वो 12 नवंबर 1945 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 नवंबर 1945। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक कहे थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किला में चल रहे मुकदमे को उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? यहाँ पूछ रहा है। तो वकालत की थी कौन हो जाएगा? टीबी सप्रू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली में
दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो किसने नहीं किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सफल हुए थे। वो कौन थे? तो वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट हमारा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में भारत कौन आया था? तो 1946 में भारत कौन आया है? 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? तो ये कैबिनेट मिशन नहीं किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से एक चीज़ याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रकाशन है वो 16 मई 1946 को हुआ था। और ये भारत आया कब था? ये भारत आया था 24 मार्च 1946 को। नेक्स्ट है हमारा कि 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर पैथिक लॉरेंस। और इसके दो और अन्य सदस्य भी थे, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए कैबिनेट मिशन भारत आया है 24 मार्च 1946 को। और 1940 में रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था वो उसकी अध्यक्षता किए थे अबुल कलाम आज़ाद। और फिर इसके बाद 1946 के दिसंबर में जाकर जो अधिवेशन होता है मेरठ में, उसकी अध्यक्षता किए थे जे.बी. कृपलानी। तो ये बात कर रहा है 1946 के समय कौन थे? तो उस समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे 24 मार्च 1946 के समय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। तो प्रांतीय समूहीकरण, ये तो सही है। भारतीय सदस्यों वाली अंतरिम मंत्रिमंडल, ये भी सही है। संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति, ये सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। नेक्स्ट है हमारा कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, ये बिल्कुल सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, ये सही नहीं है। इसने आईसीएस और अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, ये भी सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है कि इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की थी। नेक्स्ट है हमारा कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी? तो ये थे अबुल कलाम आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कि इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है। तो ये किससे है? कैबिनेट मिशन के बारे में बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें 12 मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? तो ये किसने किया? कैबिनेट मिशन 1946 ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन उसका सदस्य नहीं था? तो ये भी अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भी थे, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स भी थे, लॉर्ड एमरी नहीं था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली स्थित कौंसिल चैम्बर पुस्तकालय में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था? तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी सदस्य बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नामित कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट है हमारा कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े हुए थे। सच्चिदानंद सिन्हा की अगर बात करते हैं तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो देखिए संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। लेकिन ये यूपीडीए का क्वेश्चन पूछा हुआ है, उसने आंसर माना है कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। लेकिन आप अगर बुक में देखिएगा तो आपको आंसर देखने के लिए मिल जाएगा कि स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान की रचना है तो संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। तो वो था 10 लाख व्यक्ति के जनसंख्या के अनुपात पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने ब्रिटिश यू की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला था। तो ये किसने संभाला था, जीवी मावलंकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, तो यही सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किया गया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जो थे वो ही कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल ये सब विभाग उनके अंतर्गत था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कि जवाहरलाल नेहरू के अधीन एक अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो 2 सितंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1946। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू को, तो अभी हम लोग देखें कि ये कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल विभाग इनके पास था। लियाकत अली खान की बात करते हैं तो इनके पास वित्त विभाग था। अबुल कलाम आज़ाद के पास करते हैं बात तो इनके पास कोई सा भी विभाग नहीं था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास अगर बात करते हैं तो खाद्य एवं कृषि विभाग इनके अंतर्गत था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है कि अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था। अगर हम बात करते हैं बलदेव सिंह की, तो बलदेव सिंह जो थे वो रक्षा मंत्रालय का कार्य देखते थे और आसफ अली जो थे वो रेल मंत्रालय का कार्य देखते थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आसफ अली। नेक्स्ट है कि जब 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था वो कौन था। तो देखिए लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया था, अब अगर हम लोग बात करते हैं तो वो था वित्त विभाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त विभाग। क्योंकि विदेश विभाग किसके पास था, जवाहरलाल नेहरू के पास। गृह विभाग किसके पास, वल्लभ भाई पटेल के पास। और रक्षा विभाग किसके पास, बलदेव सिंह के पास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था खाद्य एवं कृषि। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा विभाग था बलदेव सिंह के पास और विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध था जवाहरलाल नेहरू के पास। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की थी। तो 16 अगस्त 1946। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी। तो मुस्लिम लीग ने बंगाल में अपनी सरकार बनाई थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक भारत छोड़ने की घोषणा की थी। तो कब किया था घोषणा, फरवरी 1947 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फरवरी 1947 में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ 1 सेकंड का टाइम निकाल कर एक कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आप लोगों को ये जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है या कितना बेनिफिशियल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। तो ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया है? 18 जुलाई 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है कि भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब की गई थी? तो इसकी घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को और इसमें भारत का विभाजन शामिल था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि माउंटबेटन योजना आधार बनी। तो माउंटबेटन योजना देश में विभाजन का आधार बना था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश की विभाजन की। नेक्स्ट है हमारा लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए थे। तो वो वायसराय के रूप में भारत आए थे और ये सोचकर भारत आए थे या फिर उन्हें भेजा गया था कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत दी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ। नेक्स्ट है कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूके में निम्न में से किस एक पार्टी की सत्ता थी? तो यूके में लेबर पार्टी की सत्ता थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेबर पार्टी। नेक्स्ट है हमारा कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो देखिए 1947 की अगर बात कर रहा है तो 1947 में कौन था? देखिए 1946 में अधिवेशन होता है मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं JB कृपलानी। फिर 1946 के बाद डायरेक्ट अधिवेशन होता है 1948 में जयपुर में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं पटाभी सीतारमैया। तो 1947 में कौन हुए? JB कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, JB कृपलानी। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुए बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया था? तो विपक्ष में मतदान करने वाले थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट है कि 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आचार्य JB कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको भी एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक 1947 में जो विशेष अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। नेक्स्ट है भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। तो बाल्कन प्लान जो उपज था वो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कब? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। ये सही है। अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से पहले को कथन ए और दूसरे को कारक आर कहा गया है। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता बनी रही। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गलत है, क्योंकि स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुता नहीं बनी रही है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुता संपन्न शासक ने की है, तो ये सही है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तब है लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करते हैं तब हो जाएगा सी, राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता किए थे रेडक्लिफ ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडक्लिफ। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना स्वीकार किया। ये बिल्कुल सही है। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए सही है परंतु आर गलत है।
नेक्स्ट है कि 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि वो बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों से बचाना चाहता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि नई दिल्ली में 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था। तो विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था अबुल कलाम आजाद ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद पक्ष के समर्थन के रूप में लिया था। तो ये लिए थे डॉक्टर किचलू ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2 तथा 3। नेक्स्ट है हमारा कि रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई थी। तो रेड क्लिफ समिति की अगर हम बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 687 कि भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वो ये सुझाए थे कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। तो ये किसने कहा था? के.एम. पनिकर ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आर कॉपलैंड का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इकबाल का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जनगणमन किसने गाया था। तो ये किसने गाया था? ये गाया था एम.एस. सुब्बालक्ष्मी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की थी। तो किसने सत्ता ग्रहण किया था? संविधान सभा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान सभा ने। नेक्स्ट है कि पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने किया था। तो पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया था गवर्नर जनरल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल ने। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि मार्च 1947 से लेकर जून 1948 तक। फिर है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये थे सी राजगोपालाचारी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारत के विभाजन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्नलिखित में से कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ था। तो महात्मा गांधी जो थे वो कहीं सम्मिलित नहीं हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो ये किसने किया था? जे.बी. कृपलानी ने किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट है हमारा कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस जो था वो इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। तो ये किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो ये किए थे 1905 में, और 1905 में इन्होंने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी। तो 1942 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां किया था। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये किसने कहा था? जीबी मैकाले ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीबी मैकाले। नेक्स्ट है हमारा कि नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम से निर्दिष्ट कीजिए। देखिए, अगर हम लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह की बात करते हैं तो रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था और फिर 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। चंपारण सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो यह है 1917। खेड़ा किसान आंदोलन की बात करते हैं तो यह है 1918। अहमदाबाद मेन हड़ताल की बात करते हैं तो 1918। इसको अगर सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राधाकांत देव ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। गुजलू लक्ष्मी रसू चेट्टी मद्रास महाजन सभा के संस्थापक, ये गलत है क्योंकि मद्रास महाजन सभा की अगर बात करते हैं तो 1884 में जी सुब्रमण्यम अय्यर और इनके साथ 2 लोग और थे। नेक्स्ट है हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर जो था वो था, आप मान के चलिए, फरवरी 1946 के आसपास। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 9 अगस्त 1942 और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब? 7 सितंबर 1931। तो इसको अगर सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3, 2 और 1। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? तो अभिनव भारत समाज का बीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ये क्यूक रिवीजन का क्लास आप लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल फिर आप लोगों के से इसी टाइम पे मिलते हैं। जो कल का हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्र भारत की उपलब्धियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।